Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will discuss about the psychology, methods of inquiry in the psychology, chapter 2, class 11th. So इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे so that you will get to know that कि हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में डेप्थ में पढ़ना चाहिए. So in this chapter, this is very lengthy chapter of course, तो हम इसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में पढ़ेंगे और हम इसमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी? हम इंक्वायरी किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन द साइकोलॉजी? सी, बेसिकली ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं साइकोलॉजी के. हमें किसी चीज के बारे में जानना है, किसी चीज के बारे में कुछ चीजें समझनी है, तो ये सिस्टमैटिक वे है चीजों को समझने का. जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को इन सो मेनी परस्पेक्टिव्स एज वेल. ठीक है? तो बेसिकली साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है जिसमें हमें एक एविडेंस की जरूरत होती है. हम सबको पता है हम ह्यूमन बिहेवियर को गेस नहीं कर सकते. हमें ऑब्जर्वेशन, डेटा और एक्सपेरिमेंट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है, राइट? तो इस चैप्टर में हम वो सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम इंक्वायरी कर सकते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी वेरी बेसिक नॉलेज. एंड सेकेंड थिंग, इस चैप्टर के एंड में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो बेसिकली जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो साइकोलॉजी में हमें इंक्वायरी करना, चीजों के बारे में समझना, किस तरीके की वो इंक्वायरी हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑन दैट. तो साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, कैसे हम साइंटिफिक रिसर्च को कर सकते हैं और इसके ऑल्टरनेटिव पैराडिगम्स क्या है रिसर्च के, राइट? तो इसको हम टर्न बाय टर्न देखेंगे और समझेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट साइकोलॉजी के गोल्स क्या क्या हैं, इनको इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. सो बेसिकली एज वी नो दैट कि साइकोलॉजी अपने आप में ही एक साइंटिफिक लैंग्वेज है. वी कांट से कि हम इसमें कोई भी चीज ऐसे ही रैंडम मेंशन कर सकते हैं. ठीक है? तो बेसिकली इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, है ना? तो ये सारी चीजें इसका एक बेसिक पार्ट बताती हैं. सो एज वी नो, इट इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड नोटिस एवरीथिंग अबाउट इट, है ना? कब हुआ, कैसे हुआ, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा था जब वो एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा था, है ना? उसका जो मेन फोकस लेवल था वो कैसा था, सब कुछ साइकोलॉजी में है. सपोज करो एक बच्चा है, ठीक है, या फिर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा है चाइल्ड के बिहेवियर को क्लासरूम में बैठ के और वो देख रहा है कि बच्चा किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, बोल रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस और इंटरप्रेटिंग. मतलब उसने उससे कोई बात नहीं करी बट वो सिर्फ उसे देख रहा है, राइट? Second thing is the prediction. Now, what is the level of prediction on that part? See, prediction means very very future forecasting behavior. मतलब कि मैं किसी को देख के ये बोल दूं कि यार हो सकता है कि ये फ्यूचर में बहुत ब्राइट चाइल्ड बने, या ये हो सकता है कि वो फ्यूचर में अगर अच्छे से ना पढ़े तो वो फेल भी हो सकता है, राइट? सो इसमें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, और एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन का मीन्स उसका बिहेवियर देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या उसका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके बात करने का तरीका क्या है. और ये सारी चीजों को देखने के बाद आपने एक्सप्लेन किया कि भाई, एक्सप्लेनिंग डिप्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव थॉट, कि हाँ भाई बच्चे को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा नेगेटिव थॉट की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स आपने उससे कोई बात नहीं करी बट आपने उसके एक आउटर लेवल को देख के आपने उसको जज करने की कोशिश करी, राइट? सेकेंड, फोर्थ थिंग इज द कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स मॉडिफाइंग द बिहेवियर इन द डिजायर्ड डायरेक्शंस. मतलब आप थेरेपी दे रहे हो उसको कि भाई ये थेरेपी करोगे तो यू विल रिड्यूस योर फोबिया. किसी को पानी से डर है, किसी को वाटर फोबिया है, किसी को हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप उन चीजों को ओवरकम करने के लिए उनको कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट करोगे सो दैट वो अपना फोबिया रिड्यूस कर लें. आफ्टर दैट द एप्लीकेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? मीन्स आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया है ऑन द रियल लाइफ बेसिस, राइट? रियल लाइफ बेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे? आपने नॉलेज को उस तरीके से इंटरप्रेटेड करने की कोशिश करी है जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, है ना?
सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये भी होता है कि भाई उसकी जो डिजाइनिंग है लर्निंग की, उसका एनवायरनमेंट को देखते हुए उसने मेमोरी को, अटेंशन को किस तरीके से गेन किया है। सेकेंड थिंग इज दैट देर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द साइकोलॉजीज। तो इसमें आते हैं कुछ कंडक्टिंग अ साइंटिफिक रिसर्च। हम सबको पता है साइकोलॉजी हमेशा कहीं ना कहीं कुछ मेथड्स में और कुछ साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस पे चलती है, राइट। वी कांट से कि ऐसा होता होगा, हम प्रिडिक्शंस पे नहीं चलते। हम प्रिडिक्ट तब कर सकते हैं जब हमने किसी का बिहेवियर देखा हो और हम फ्यूचर में बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है ना। सो बेसिकली स्टेप्स इन कंडक्टिंग द साइंटिफिक रिसर्च, there is a problem, hypothesis, method, data collection, analysis and interpretation and the reporting। हमको पता है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें एक फ्लो चार्ट होता है ना। आइडेंटिफाई मीन्स क्या है, प्रॉब्लम है क्या, पहली बात तो व्हाट डू आई वांट टू स्टडी। बेसिकली क्या मेमोरी को इफेक्ट करती है, क्या स्ट्रेस मेमोरी को इफेक्ट करती है, या मेमोरी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस अपनी जगह बनाता है। हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट टू फाइंड, मीन्स हायर स्ट्रेस रिड्यूसेस द परफॉर्मेंस। हाइपोथेसिस क्या बताता है कि भाई हमने क्या ऐसा कर लिया है जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला है। हो सकता है मैं ज्यादा टेंशन हूं तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दूं, है ना, मैं अच्छा परफॉर्म ही ना कर पाऊं। थर्ड थिंग इज द मेथड। मेथड मीन्स हाउ विल आई स्टडी इट, मतलब एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, केस, मतलब एवरीथिंग। शुड आई मैच द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ क्या उस प्रॉब्लम के नेचर से वो चीज मैच कर रही है। अगर वो कर रही है तो डेफिनेटली आई ट्राई ऑन दैट पार्ट। थर्ड वन इज द डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स आप कौन सा ऐसा डेटा कलेक्शन का टूल यूज कर रहे हो, इंटरव्यूज यूज कर रहे हो, टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, एनीथिंग विल बी पार्ट ऑन द डेटा कलेक्शन मेथड। ओके। फिफ्थ वन इज द डेटा एनालिसिस, मतलब आप स्टेटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने पैटर्न्स को क्रिएट कर रहे हो सो दैट यू विल गेट टू नो द व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट डेटा। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है क्या आपने उसका उस टूल, सही टूल को यूज किया है। आफ्टर दैट देयर इज अ इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका मतलब क्या है। आपने डिस्कशन किया, व्हाई द रिजल्ट टर्न आउट टू द सर्टेन वे, भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मुझे इसके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। लास्ट थिंग इज द रिपोर्ट राइटिंग, मीन्स कि आपने डिटेल्ड रिसर्च पेपर लिखा है उसके बारे में, आपने जर्नलिंग करी है, आपने सेमिनार्स किए हैं सो दैट आप प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस और इन सारी चीजों को एक जगह कंक्लूड कर सके। ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज द प्रॉब्लम एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिले इन चीजों को समझने का। नेक्स्ट इज द मेन मेथड and very important is alternative paradigms of research. So basically what is the quantitative research and what is the qualitative research। हमें ये चीजों को समझना होगा कि जो हमारा बिहेवियर है, हमारी जो स्टडी है वो कुछ चीजों को एम्फेसाइज करती है। पहली बात अगर हम कर रहे हैं दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। नाउ व्हाट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च, आपको ये चीज को समझना होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अपने अपने वेरिएंट्स होते हैं। वी कांट से कि ये ऐसे ही हो जाता होगा, नहीं, हमें इसमें वेरिएबल्स चाहिए, हमें डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए विद द वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स, हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ ऑफन, राइट। तो इसके कुछ की फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आपने सर्वे कंडक्ट कर लिया, आपने टेस्ट कंडक्ट कर लिए, उसके बाद आपने कुछ ग्राफ थे आपने उनको एनालाइज किया। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इम्प्रूव द मेमोरीज। हम एक रिसर्च कर सकते हैं कि भाई कितने घंटों की जो नींद है वो मतलब बच्चे लेते हैं और बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, या कितने घंटे की नींद एक बच्चे को जरूरत है जो 19 से 20 साल का है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए एक प्रॉपर डेटा तैयार करूंगी, मैं एक सर्वे तैयार करूंगी। और उन सर्वे में मैं 100 बच्चों को लूंगी कि सबकी स्लीप साइकिल क्या है, स्लीप साइकिल को डिस्कस करना। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है जहां पे मैं एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज और फिक्स्ड क्वेश्चन को चूज करके मैं एनालाइज करूंगी डेटा को, राइट। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब इसमें बिहेवियर, थॉट, इमोशंस को एक्सपीरियंस करना बहुत ही डिटेल में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। मैं इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करूंगी, इंटरव्यूज लूंगी, केस स्टडीज को थोड़ा सा थॉरली रीड करूंगी, इसके रिजल्ट्स चेक करने की कोशिश करूंगी कि भाई क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या थमेटिक तो नहीं है, मतलब न्यूमेरिक नहीं होने चाहिए।
मैं इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगी और अंडरस्टैंड करूंगी कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। सपोज करो एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 10 बच्चों का इंटरव्यू लिया और उनको ये देखा कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे इमोशनली स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कौन सा मेथड यूज कर सकती हूँ, इसमें मैं इंटरव्यूज, केस स्टडीज और फोकस ग्रुप डिस्कशन को यूज करूंगी, जहां पे मैं और सारे बच्चों के बारे में बात करूंगी। राइट। सो या बेसिकली इसमें से क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट 1 मार्कर क्वेश्चन इज द साइकोलॉजी इंक्वायरी क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, और क्या ऐसा एक गोल है जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 से 3 मार्कर के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोटेक्शन एंड द कंट्रोल इन द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, और ऐसे 3 क्या साइंटिफिक रिसर्च स्टेप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। एंड 5 to 6 मार्कर क्वेश्चंस में प्लीज फ्लो चार्ट बनाइए सो दैट इट विल लुक अट्रैक्टिव और टीचर विल गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट टू योर मार्किंग। राइट। दूसरा, गोल्स क्या होते हैं साइकोलॉजी के, और क्या डिफरेंस है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। So in the next class we will discuss the different type of inquiries and the methods. So इसे हम इस chapter को हम 3 पार्ट में cover करेंगे क्योंकि this is very lengthy chapter as well. So yeah, this is all about the today's class, and in the next lecture we will discuss more about it. So thank you so much and have a nice day all of you.